आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? कंसिस्टेंसी, टाइम वेस्ट नहीं करना है। होमवर्क को भी टाइम लिमिट लगा के सोल्व करो। आपकी कम से कम सिली मिस्टेक होनी चाहिए, जीरो डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। हेलो चैंपियंस, जेई एडवांस 2026 का रिजल्ट आ चुका है और काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां तो जेई 2027 की बात होने वाली है। क्योंकि बेटा इसके एक साल बाद आपका भी रिजल्ट आ चुका होगा जेई एडवांस का, और उस टाइम कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे और कुछ लोग उदास होंगे। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये जो बचा हुआ टाइम है, जो बचा हुआ एक साल है, रुको, एक साल तो बचा ही नहीं है। अगर जनवरी तक बात करें, मोटे मोटे हमारे पास 7 मंथ्स हैं। ये जो 7 महीने हैं, इनको जो ढंग से यूटिलाइज करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद वो खुश होगा या उदास होगा, उसके पेरेंट्स खुश होंगे या उदास होंगे। तो अगर आपको ये ढंग से मेहनत करनी है, अगर आप जेई 2027 में ढंग से अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो, जेई मेन में 99 परसेंटाइल प्लस लाना चाहते हो और जेई एडवांस को भी फोड़ना चाहते हो बहुत ही अच्छी रैंक के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या आपको किस हिसाब से डेली पढ़ना है। क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। यह आपने सीखा होगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और उस दिन के लिए आपको ये जो बचे हुए 7 महीने हैं, इनमें बहुत ही तसल्ली से मेहनत करनी होगी। तो सबसे पहले इसमें मैं बात करता हूं कि आपका माइंडसेट की बात करता हूं भाई, यानी आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको प्लान भी बताऊंगा कि आपको किस हिसाब से मेहनत करनी है, डेली क्या चीजें करनी है। और जो बच्चे आईआईटी में सिलेक्ट होते हैं या फिर जेई मेन में 3 परसेंटाइल लाते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं। देखो, हर साल एलएन का रिजल्ट आपने देखा ही है, बहुत ही जबरदस्त आता है। चाहे वो सिलेक्शन की बात हो या फिर टॉप 100 में बात हो या टॉप 1000 में बात हो, कहीं इसका मुकाबला नहीं है। तो ये होता कैसे है भाई? वो टॉपर्स जो आते हैं या जो बच्चा सिलेक्ट होता है, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करता है, वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करें तो इसमें हम बात करेंगे माइंडसेट, यानी आपका एटीट्यूड। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अभी क्या है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहने वाली है, वो रहने वाली कंसिस्टेंसी। यानी अगर आपने रेगुलर मेहनत की तो ही होगा। एक्चुअल में जो बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, उसके साथ क्या दिक्कत रहती है? उसके साथ दिक्कत यह रहती है भाई, एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा या 1 वीक पढ़ा, फिर डाउन हो जाता है, फिर 3-4 दिन डाउन रहा, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। जो ढंग से मेहनत नहीं करेगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला भाई। तो आपको रेगुलर मेहनत करनी होगी बेटा। जो भी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जो भी आईआईटीएन बनते हैं, वो रेगुलर मेहनत करते हैं, हर दिन मेहनत करनी होगी आपको। अब ये तो एक तो ये होगा कि हर दिन मेहनत करनी होगी। दूसरी बात, आपके बेटा डिस्ट्रैक्शंस, कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस पाल लेते हैं भाई। कोई गेम करता है, कोई कुछ और करता है, तो आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, ना तो कोई लिविंग डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए और ना कोई नॉन लिविंग डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। सर, लिविंग डिस्ट्रैक्शन भी होती है क्या? बिल्कुल होती है लिविंग डिस्ट्रैक्शन। जो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, वो तुम्हारा लिविंग डिस्ट्रैक्शन है भाई। जहां भी तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर देखो, फ्रेंडशिप मैं मानता हूं इस उम्र में रहता है, या फिर कुछ तो अलग भी चक्कर में चले जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में। भाई प्यार मोहब्बत ही होगी या फिर आईआईटी होगी, ये नहीं है कि दोनों एक साथ हो सकता है, नहीं होगा भाई। अगर आपको ढंग से, ये जो टॉपर होते हैं या फिर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं, तो आपको भी दूर रहना होगा बेटा, और ढंग से मेहनत करनी होगी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो गेमिंग हो चाहे कुछ और हो। आपका टाइम वेस्ट कम से कम होना चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। उसके अलावा कुछ भटकती आत्माएं होती हैं। भटकती आत्माएं क्या? कभी उधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी उधर। मतलब क्या कि कभी उस चैनल पर जाकर देख रहे हैं, कभी उस चैनल पर जाकर देख रहे हैं, कभी क्लास में देख रहे हैं। भाई आपको भटकना नहीं है। यानी ये जो लिखा हुआ है टू मेनी रिसोर्सेज, अलग अलग बुक लेने के बैठ जाते हैं, कभी उस बुक से करने लग गए, कभी उस बुक से करने लग गए। भाई ज़्यादा आप पहले एक बार डिसाइड कर लो, आप जिस भी कोचिंग में हो या फिर अपना जो गुरु है, जिससे आपको मैथ्स पढ़ना है, जिससे आपको फिजिक्स पढ़ना है, जिससे केमिस्ट्री पढ़ना है, एक बार डिसाइड कर लो और फिर उसी जगह पर एक ही जगह से पढ़ो। बहुत जगह भटकने से भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, और बहुत ज़्यादा आप अलग अलग बुक कर रहे हो। कोई भी किसी फ्रेंड ने बोल दिया ये बुक कर ले, वो कर ले, ये भी भाई दिक्कत होती है। अगर आपने किसी कोचिंग में एडमिशन ले रखा है, तो उसका जो मटेरियल है उसको करो, और उसके बाद जो आपके टीचर्स हैं उनसे, अगर आपके पास समय बच रहा है तो उनसे गाइड लो कि आपको क्या करना चाहिए।
और सबसे बेस्ट एडवाइस है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई आपके कोचिंग मटेरियल के अलावा एक्स्ट्रा कुछ करना है तो PYQ के लिए आप PYQ वाली जो बुक आती है वो आप कर सकते हैं, जेईई मेन की भी और जेईई एडवांस की भी। अब मेन बात करते हैं कि भाई साहब क्या शेड्यूल रहता है जो ये IITian बनते हैं, जिन बच्चों की रैंक आती है, क्या फॉलो करना है। मैं आपको एक बहुत ही आजमाई हुई स्ट्रेटजी बता रहा हूं। यहां पर बच्चों को हमने वो बोला, और जिस बच्चे ने ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं आपको, जैसा कि लिखा हुआ है गेट बेटर एवरी डे, यानी हर एक दिन आपको इसको फॉलो करना होगा। और जो बच्चा इसको फॉलो करता है वो कुछ समय के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो आपको डेली 3 काम करने होंगे बेटा। सर क्या क्या 3 काम? सबसे पहले आपको क्लास नोट्स पढ़ने होंगे। जो भी आप, बेसिक बात है, क्लास नोट्स पढ़ने के लिए पहले क्लास में जाना पड़ेगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं पहले कि जो बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखा है, कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी आपके पास क्लास नोट्स हैं, क्लास नोट्स जो भी आपके पास हैं ये पढ़ने होंगे। और क्लास नोट्स में भी, इसमें भी एक तरीका है बेटा, हर एक सब्जेक्ट का फ्लेवर होता है। आप केमिस्ट्री को मैथ्स की तरह नहीं पढ़ सकते और मैथ्स को केमिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते। तो जब, अगर मैं बात स्पेशली बताऊं, अगर मैथ्स में अगर आपको क्लास नोट्स पढ़ना है तो जो भी आपको सर ने क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं वो आपको कंप्लीटली सोल्व करके देखने हैं। और क्लास नोट सोल्व करते वक्त क्या क्या गड़बड़ कर देती है जनता, जैसे मान लो एक लेक्चर के क्लास नोट्स पढ़ने में ही 2-3 घंटे लगा देते हो। भाई अगर एक लेक्चर के क्लास नोट्स पढ़ने में तुम 2 से 3 घंटे या 1.5 घंटा लगा दोगे तो फिर प्रैक्टिस कब करोगे? टाइम तो लिमिटेड ही है। तो आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन अगर मान लो, अगर मैं बात करूं एक लेक्चर के क्लास नोट्स आपने अगर ढंग से, अगर आप क्लास अटेंड करके आए हो तो 30 से 45 मिनट्स में एक लेक्चर के क्लास नोट्स इजीली आप कवर कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा समय अगर आपको लग रहा है क्लास नोट्स कवर करने में तो आपका क्लास में ध्यान नहीं है, आप क्लास में ढंग से नहीं बैठते हो। तो क्लास में ढंग से बैठना स्टार्ट करो, थोड़ा जल्दी कवर होगा क्लास नोट्स। और क्लास नोट्स बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि आपको सर जो जो बातें बता रहे हैं उनको कंप्लीटली नोट करना है। और अभी हो सकता है जैसे सर कुछ भी बता रहे हैं आपको क्लास में, हो सकता है वो बात आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मतलब आपको उस चीज का पता ही ना हो, पहली बार पता लगा हो, तो ऊपर स्पेस होता है भाई हमारी नोटबुक में, वहां पर लिखते जाएं। तो मतलब क्लास नोट्स को अपने वर्ड्स में भी जो जो चीजें बताई जा रही हैं इस हिसाब से बनाना कि जो भी सर ने बोला है वो सारा उस दिन मैं उस नोट्स में लिख लूंगा, ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो सारा वो लेक्चर मेरे सामने एज इट इज दिखने लग जाए। क्योंकि मैं जब अपनी लैंग्वेज में लिखूंगा, लैंग्वेज सर कौन सी, इंग्लिश हिंदी, भाई जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि वो क्लास नोट्स तुम्हारे लिए हैं। इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, जिसमें तुम्हारा मन करे उसमें लिख लेना, लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो पहली चीज आपको क्लास नोट्स डेली कवर करने होंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा? उसके बाद आपको करना होगा बेटा होमवर्क। होमवर्क करना होगा। जो भी आपको होमवर्क मिलता है डेली आपको उसको करना होगा, रेगुलर बेसिस पर करना होगा। और होमवर्क करते वक्त बच्चों का ये आता है सर अगर मैं 2 सब्जेक्ट का होमवर्क हो पाता है, 3rd का होमवर्क हो ही नहीं पाता। तो अगर मैं बात करूं बेटा इस प्रॉब्लम से आपको बचना है, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूं जो आपको लगानी है। होमवर्क को भी टाइम लिमिट लगा के सोल्व करो। टाइम लिमिट लगा के कैसे? जैसे 20 क्वेश्चंस हैं तो उन पे आप एक टाइम लिमिट लगा सकते हो हर क्वेश्चन के लिए। अब वो अलग अलग है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेगा। एक जैसे 20 मिनट्स है तो आपने टाइम लिमिट लगा लिया कि मैं 20 क्वेश्चंस हैं तो आपने टाइम लिमिट लगा लिया कि 20 क्वेश्चंस को, अगर वो O2 के हैं, अच्छी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो आपने हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट जो भी आपकी वो है उस हिसाब से दे दिया। यानी आपने 20 मिनट्स में आप ऐसे सोच सकते हो कि मैं 1 आवर एंड 30 मिनट्स में इसको कंप्लीट कर दूंगा, यानी 90 मिनट्स में मेरे को इनको कंप्लीट करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें गड़बड़ कि पहला क्वेश्चन हुआ और करने लगे और उनसे नहीं हुआ, तो उसी क्वेश्चन को करने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि उनका होमवर्क ही छूट जाता है। यानी उसी क्वेश्चन को लेकर बैठे रहे 1 घंटे तक, बैठे ही हुए हैं, तो भाई उससे क्या हुआ? अच्छी बात है, क्वेश्चन से लड़ो, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल लड़ो, लेकिन पहले उसको टाइम लिमिट लगाकर उसको अटेम्प्ट करो। उससे क्या होगा? एक तो आपका होमवर्क नहीं छूटेगा, दूसरी बात आपकी टेस्ट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक टाइम लिमिट लगाकर मेहनत करने की आदत हो चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो आपके 20 क्वेश्चंस है उनको एक साथ लगाने का एक और फायदा ये होगा कि आपको पता लगेगा कि आपने कितनी मिस्टेक की 20 क्वेश्चंस में। अक्सर होता क्या है, क्या देखा गया है बच्चों का कि वो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया उसका आंसर C आया, पीछे देखा B है, अरे B, हाँ B ही तो होगा। तो
इस हिसाब से जो बच्चा मेहनत करता है उसके अच्छे मार्क्स कभी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो, अगर मैं बात करूं, एक मेजर प्रॉब्लम है सिली मिस्टेक की। वहां पर होमवर्क करते वक्त तो इतनी सारी सिली मिस्टेक करो भर भर के, और एग्जाम में एक भी ना हो, ऐसा नहीं होने वाला। पहले अगर आपको सिली मिस्टेक वाली जो चीज है, और एक जो अच्छा स्टूडेंट जिसकी अच्छी रैंक आती है वो सिली मिस्टेक कम से कम करता है। अगर आपको सिली मिस्टेक को कम करना है तो होमवर्क करते वक्त आपकी कम से कम सिली मिस्टेक होनी चाहिए, और इस पर अभी से ध्यान देना स्टार्ट करो, ताकि जेई आते आते आपकी सिली मिस्टेक बिल्कुल खत्म हो जाए। सिली मिस्टेक के लिए आगे भी मैं कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। तो होमवर्क अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। होमवर्क के बाद एक और चीज है जो आपको करनी है, और वो है रिव्यू। रिव्यू करना है भाई, डेली रिव्यू करना है। तो रिव्यू करना है सर, रिव्यू का मतलब क्या हुआ बेटा? होमवर्क दिया है आपको सर ने, और आपसे कुछ क्वेश्चन, मान लो 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उनमें से कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, वो आप क्लास में डाउट पूछोगे, और उसके बाद उसी दिन आके डाउट पूछने के बाद उन क्वेश्चंस को आपको एक बार दोबारा देख लेना है। क्योंकि क्लास में एक बार जब सर ने बताया, और अगर आप उन क्वेश्चन को दोबारा नहीं देखोगे तो उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा आएगा और तुमसे फिर नहीं होगा, ठीक है। और एक और चीज मैं बताऊंगा, जब भी क्लास नोट्स करो और ये होमवर्क करो तो आप एक और चीज यहां पर फॉलो करना, टिक मेथड फॉलो करना। टिक मेथड क्या सर? जो जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उन पे टिक करते चलो। टिक कर लो, स्टार बना लो, कुछ भी कर सकते हो आप, क्रॉस बना लो, ताकि आपको वो क्वेश्चन दिखते रहें। जितनी बार आप नोट्स को रिवाइज करो, उन क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व करके देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे वो दोबारा आप अटेम्प्ट करो तो तब भी ना हो। तो ये भी, और होमवर्क में भी यही टिक आपको उन क्वेश्चंस पर लगाते चलना है जो आपसे नहीं हुए, ताकि उनको जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए तो रिवीजन में उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा आपको करना है, ठीक है। तो ये रिव्यू हो गया। रिव्यू में आप उन क्वेश्चंस को देख लोगे जो आपसे नहीं हुए थे, और ये प्रोसेस डेली चलती रहनी चाहिए। जो बच्चा इसको ढंग से कर लेता है, कुछ महीने, एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, तो जो इसको रेगुलरली करता है उसका रिजल्ट में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। और ये सब करने के लिए भाई साहब टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो डेली आपको, मैं अगर मैं बोलूं, ये नहीं बोलूंगा कि मैं 15 घंटे निकालूं, क्योंकि आपकी क्लास भी होती है। तो क्लास के अलावा अगर मैं बात करूं तो 8 आवर टू 9 आवर अगर आप निकाल दो, 8 घंटे से 9 घंटे अगर आप दिन में निकाल पा रहे हो हर एक सब्जेक्ट को, और हर एक सब्जेक्ट को बेटा ये भी ध्यान रखें, हमें इक्वल समय देना होगा, इक्वल टाइम देना होगा। यानी अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट को लगभग 3-3 घंटे दें। किसी दिन किसी का होमवर्क है थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 घंटे तक तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और फिर 3 घंटे में अपन फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो हर एक सब्जेक्ट को इक्वल समय देना है। और एक और मैं बात बता देता हूं बेटा यहीं से, अगर आपको ढंग से आपको इंप्रूवमेंट लानी है तो कुछ आदतें हैं जो आपको फॉलो करनी होंगी, उनकी बात कर लेता हूं मैं। पहली बात तो डेली करना अपने को क्लास नोट्स, होमवर्क और रिव्यू। अगर आपने डेली 7 महीने तक ये कर लिया, ये जो बचा हुआ समय है, तो मैं गारंटी देता हूं जिस भी लेवल पर आप हो, जब आपका रिजल्ट आएगा उससे बहुत बेटर परफॉर्म करने वाले हो आप, बहुत ही अलग चेंज आएगा। एक बार करके तो देखो भाई रेगुलर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ मैं ऐसी हैबिट्स की बात कर रहा था जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, जिससे आपकी बढ़िया रैंक आएगी। और उनमें से जैसे कि मैंने बताया कि आपको 9 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो 9 घंटे पढ़ना है आपको, तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास दिन में बेटा कम से कम 1-3 घंटे का स्लॉट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिना उठे पढ़ना है आपको 3 घंटे का स्लॉट। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये 3 घंटे का स्लॉट? एक्चुअल में जो बच्चों जिनकी अच्छी रैंक आती है या जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो ऐसा फॉलो करते हैं भाई। काहे? क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्योंकि आप देखोगे जब आपका जो टेस्ट होता है वो 3 घंटे का ही होता है। आपकी एफिशिएंसी है ही नहीं 3 घंटे बैठने की, आप डेली तो बैठ ही नहीं रहे 3 घंटे, और एक दिन 1 महीने बाद जाकर बैठोगे तो उस दिक्कत हो जाएगी आपको। तो 3 घंटे बैठने की लगातार आदत डालो। कम से कम दिन में एक स्लॉट ऐसा होना चाहिए, और 2 हो जाए तो बढ़िया है। बिना उठे आपको बैठना है इसमें 3 घंटे। और अगर मैं बात करूं, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन, जैसा कि मैं बोल भी रहा था, 0 डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। तो 0 डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए। आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका फोन। उसको आप सोशल मीडिया चलाते हो, या फिर आप इंस्टा, एफबी, सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूं इंस्टा, एफबी, व्हाट्सएप, या फिर गेम खेलते हो या कुछ अलग अलग है, तो वहां बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी पढ़ने बैठो बेटा, आपका फोन आपके पास होना ही नहीं चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि कुछ लोग बोलते हैं सर कीपैड फोन ले या स्मार्टफोन ले, वो आपके ऊपर है। लेकिन
पढ़ते वक्त अगर मैं बात करूं तो आपको बिल्कुल कोई फोन यूज नहीं करना है, फोन को दूर रख देंगे। सर वो पढ़ने में यूज होता है, ऐप पर जाके कुछ हमें एक्सरसाइज देखनी होती है, सॉल्यूशन देखने होते हैं, वो बात मैं आपकी मानता हूं, लेकिन जब आप पढ़ने जाते हो तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कहीं और से, फिर आप पढ़ाई छोड़ के उस नोटिफिकेशन पर चले जाते हो। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन में मेहनत करनी होगी भाई, इन सब डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। और इस 3 घंटे के स्लॉट में तो मैं कहूंगा एक स्लॉट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें फोन को अपन दूर रख के बैठे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि रैंक बूस्ट कैसे होगी और टॉपर क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं तो भाई साहब मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में खाली ये नाम नहीं है, आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जिन बच्चों जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते उनमें एक खास वजह ये भी देखी गई है, मॉक टेस्ट से बड़ा डर होता है उनको, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिस भी कर देते हैं। तो आपको एक तो मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं, ये नहीं कि जब बिल्कुल नज़दीक पेपर आएगा तभी देने, नहीं, आपको अभी देते चलना है। अब अगर आप कोचिंग में हो तो आपके रेगुलर मॉक टेस्ट वहाँ पर होते ही हैं, तो उनको देते हुए चलें आप। और मॉक टेस्ट में देते वक्त आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसकी स्ट्रेटजी, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट देते वक्त, आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। इस पर वैसे तो यहीं पर आपको वीडियो सेक्शन में 3 राउंड टेक्निक करके एक वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो आपको इजी क्वेश्चन पहले सिलेक्ट करने हैं बेटा, और टफ वाले बाद में करने हैं। ये इतनी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता भी है, लेकिन पता नहीं पेपर में आपके साथ क्या ही होता है, ये बात भूल जाते हो आप और क्वेश्चन से भिड़ने लग जाते हो। क्वेश्चन से भिड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इजी क्वेश्चन पहले करें, टफ बाद में करें। केमिस्ट्री को जल्दी से खत्म करने की ट्राई करें ताकि उसका टाइम हम फिजिक्स या मैथ्स में इन्वेस्ट कर सकें। और इस बार भी अगर मैं बात करूं, जेईई एडवांस में बात करें तो फिजिक्स का पेपर अच्छा है, मैथ्स के अगर कंपेयर में बात करें तो आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा, और तीनों सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलोगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा भाई, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में सबसे पहले तो स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बोलूं तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है, 4th अगर सब्जेक्ट आपका है तो ये मॉक टेस्ट वाला भी है भाई। इस मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में क्या है, कुछ बच्चों की आदत होती है टेस्ट दिया अब खत्म, अब हो गया जो होना था। नहीं भाई, अब भी तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अगर तुमने टेस्ट दे दिया उससे इंपॉर्टेंट काम है उस टेस्ट का एनालिसिस। उस टेस्ट का एनालिसिस करना होगा भाई साहब। अगर आपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया तो ना तो कभी आपको आपकी गलतियों का पता लगेगा और ना कभी आपके मार्क्स इंप्रूव हो पाएंगे। हर टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करें। जो एनालिसिस में क्या क्या करें, जो क्वेश्चन आपसे तुक्केबाजी में हो गए हैं, ऐसे ही हो गए हैं, उनको भी दोबारा सोल्व कर देखें, आपकी कितनी सिली मिस्टेक हुई हैं उनको देखें, और उन सिली मिस्टेक क्यों हो रही हैं, कॉन्सेप्ट की दिक्कत थी, फॉर्मूला गलत लगाया, कैलकुलेशन की दिक्कत थी, इन पर काम करें। और इसके लिए बनाए एरर नोटबुक। एरर नोटबुक बनाए भाई इसके लिए। ये जो एरर नोटबुक है, एक आप पतली सी नोटबुक बना सकते हैं, उसमें आप अपनी जो मिस्टेक है, आप एक मिस्टेक है जो बार बार कर रहे हैं उनको लिखें। ऐसी मिस्टेक जो बार बार करते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि हमें कि ये गलती मैं बार बार करता हूं और ये गलती मेरे को दोबारा नहीं करनी है, तो ये ऐसी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बताऊं, अगर मैंने बोला, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक क्वाड्रेटिक है, उसका एक रूट 1 + √2 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि 1 - √2 होगा, तो वो गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए, तब वो ट्रू होगा, और मैंने ऐसा नहीं बोला था। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बार बार होती हैं और आपको सर भी बताते होंगे क्लास में, तो उस हिसाब से आप इन पर काम कर सकते हैं। अब ये जो सारा मामला है, क्लास नोट्स, होमवर्क, रिव्यू, मॉक टेस्ट, ये सब अगर कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो या फिर कहीं पर हो तो उनके लिए है। जिन बच्चों के पास रिसोर्स नहीं है, जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनका बैकलॉग हो गया है या कुछ और है, तो वो क्या करें? वो बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर सीरीज ले आओ। भाई सब कुछ होगा, चैनल पर होगा, लेकिन जो 2026 के लिए वन शॉट आए थे बेटा, वो अलग ही लेवल के वन शॉट हैं। अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही गजब लेवल के, जो यहां पर हम बात करें ऑफलाइन में जो कंटेंट मिलता है, लगभग वही कंटेंट उनके अंदर है। तो वो अगर आप देखो, जो 2027 वाले हैं, अगर मैं बात करूं, आपको कोई भी चैप्टर मिसिंग है या कोई टॉपिक भी मिसिंग है, उनमें टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं।
तीनों सब्जेक्ट में। और अगर मैं मैथ की स्पेसिफिकली बात करूं तो सिर्फ 15 वन शॉट में पूरा सिलेबस कवर है भाई। तो क्या तुम 15 वन शॉट, जिसका 15 वन शॉट तो और पूरे देखने की भी जरूरत नहीं है, जिसका जो चैप्टर वीक है उसको ढंग से कवर कर लो। अब इसे काम करना होगा। एक्चुअल में दिक्कत क्या रहती है, बच्चा तब जागता है जब बिल्कुल पेपर पास में आ जाता है, तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। और दूसरा मैंने एक वर्ड यूज किया था, बैकलॉग। अगर मैं बात करूं, बैकलॉग सबका हो जाता है, लेकिन बैकलॉग से बचने का तरीका क्या है भाई? बैकलॉग से बचने का तरीका एक ही है कि बैकलॉग हम होने ही ना दें। सर ये क्या तरीका हुआ? बिल्कुल यही है बेटा, क्योंकि बैकलॉग अगर हो गया है तो उसको हमें खत्म करने के लिए, बैकलॉग को कवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए होगा और वो कम होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बैकलॉग हो गया है, उसको धीरे धीरे कवर करें, एकदम कवर नहीं होगा। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आपका रोड मैप में अगर मैं बात करूं भाई, अभी जून है भाई, जून चल रहा है और जून से जुलाई आपका जनवरी अटेम्प्ट आएगा, जनवरी 2027, ये आपका जनवरी अटेम्प्ट होगा, है ना। तो ये जो आपके पास समय है, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है। और इसमें मैं दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ 12th में होंगे, कुछ 13th में होंगे। तो जो 12th वाले हैं उनको तो मैं बोलूंगा कि वो नवंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर या नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। अपना सिलेबस कंप्लीट करके और फिर जो ये 2 या 3 महीने बचेंगे आपके पास, उनमें रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जिनकी रैंक आती है वो रिवीजन पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं। अच्छा सर रिवाइज क्या करें? अगर मैं सिर्फ जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो रिवाइज क्या करना है आपको? क्लास नोट्स, ऑब्वियस सी बात है, जो चैप्टर आपने बहुत टाइम से पढ़े हुए हैं उनके क्लास नोट्स देखने हैं। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू भी अगर मैं बात करूं तो आप कौन कौन से पीवाईक्यू करोगे? 25, 23 और 24, ये पीवाईक्यू करने हैं। सर 2026 वाले जो पीवाईक्यू हैं बेटा, उनको बिल्कुल लास्ट में एज ए मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। तो ये तो एटलीस्ट कवर करने ही हैं 3 साल के, और ज्यादा कर पाओ तो उससे मतलब और बढ़िया बात है। और उसके अलावा एक्सरसाइज अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस हो चुका होगा, पूरा सिलेबस एक साथ, पूरी सारी एक्सरसाइज एक साथ रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइम पर अगर अब मैं बात करूं तो जो जेईई मेन ओरिएंटेड एक्सरसाइज होगी, जेईई मेन ओरिएंटेड एक्सरसाइज जिसमें सिंगल करेक्ट वाली हो या फिर इंटीजर वाली हो, वो उनको आप देख सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाएगा, रिवीज बता दिया मैंने। और जो भी आपके लीडर मतलब 13th वाले हैं, यहाँ पर लीडर होता है कोर्स का नाम, तो उनको भी भाई देखना है जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए। और अगर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो रिवीजन के लिए आपके लिए भी यही रहेगा। और अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आप एडवांस फोकस कर रहे हो, एडवांस टारगेट कर रहे हो, तो ये जो जनवरी अटेम्प्ट है इसमें आपको अच्छी परसेंटाइल लानी ही होगी। क्यों लानी होगी? 98, 99 परसेंटाइल आपको यहां पर लानी होगी भाई। क्यों लानी होगी? क्योंकि जो अप्रैल अटेम्प्ट है बेटा, अप्रैल अटेम्प्ट से पहले अगर मैं 12th की बात करूं तो बीच में बोर्ड्स भी हैं आपके। और फिर यहां से जब आपका आएगा, अगर मैं बात करूं मई में आपके पास क्या होगा? आपका मई में आपका एडवांस होगा, यहां पर एडवांस होगा, जेईई एडवांस होगा। अगर यहां आपकी क्या है परसेंटाइल कम आ जाती है तो भाई साहब अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमें फिर से मेहनत करनी है। अगर यहां परसेंटाइल अच्छी आ गई तो ये जो पूरा टाइम है ये हम एडवांस ओरिएंटेड कर सकते हैं, यहां पर एडवांस्ड ओरिएंटेड कर सकते हैं ये टाइम हम फिर अपने यहां पर। तो हमें ट्राई करनी होगी हम जनवरी अटेम्प्ट में ही अच्छा परसेंटाइल लाएं। अरे भाई लाना पड़ेगा जनवरी, अभी है समय, लगभग 7 महीने हैं। अगर ढंग से मेहनत करोगे तो भाई साहब लाओगे, बढ़िया परसेंटाइल लाओगे, मचाओगे, मैं कह रहा हूं अगर ढंग से मेहनत करोगे तो। इस हिसाब से नहीं आएगा तो फिर ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट है हमारे पास, और फिर जेईई एडवांस के लिए भी हम मेहनत करेंगे। अब ये इस इंटरवल में क्या करना है, ये क्या करना है, ये हम बताते रहेंगे आपको। तो इस हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी बेटा। और मैं तो कहूंगा लग जाओ। अगर अभी भी नहीं लग रहे तो रिजल्ट का वेट मत करो, रिजल्ट तो अभी आ चुका है। अगर तुम अभी नहीं पढ़ रहे तो उस दिन का वेट मत करो, 2027 का जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट का या फिर आगे जेईई एडवांस का रिजल्ट का मत वेट करो, कुछ नहीं होने वाला। बुरा लग सकती है बात, लेकिन ये भाई सच बात है। और सर मेरा बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ रहता है, भाई है समय है, कर सकता है तू। धीरे धीरे अगर चीज़ें छूटी हुई है, धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर। तो मैं तो लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत।